बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशी में अब मोहल्लों के नाम बदले जाएंगे। काशी में 50 मोहल्लों के नाम बदले जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है, मदनपुरा मोहल्ले का नाम होगा पुष्पदंतेश्वर, औरंगाबाद कहलाएगा परशुराम चौक। आज शाम तक फाइनल हो सकता है नाम बदलने का मसौदा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार यही मांग की जा रही है। अब काशी से शुरुआत की गई है। काशी के कई मोहल्लों के नाम बदले जाने वाले हैं। कुछ नाम हम आपके सामने भी रख रहे हैं, इस पर सटीक जानकारी शाम तक मिलेगी। लेकिन आपको हम बता देते हैं कि 50 मोहल्ले लिस्ट में हैं। 50 मोहल्लों के नाम बदलने की तैयारी कर ली गई है। उपेंद्र और जानकारी देंगे। उपेंद्र, विस्तृत जानकारी दें। इसमें यही मांग की जा रही है, काशी से शुरुआत की जा रही है, 50 मोहल्लों के नाम बदले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये 50 मोहल्ले हैं जिनके नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है, जिसमें सबसे पहला नाम औरंगाबाद का है, जिसको लोग इस तरीके से मान के चल रहे हैं कि जो शासक औरंगजेब था उसके नाम पर कहीं इसका नाम नहीं रखा गया। इसके बाद इसकी पूरे मामले की पड़ताल की गई तो ऐसे शुरुआती इनपुट मिले, जिसके बाद इस मोहल्ले का नाम सबसे पहले इस पूरे 50 मोहल्लों की फेरिस्त में है। दूसरा नाम मदनपुरा मोहल्ला। मदनपुरा ये बनारस का मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ला है और इसका नाम भी बदला जाएगा। अगर हम औरंगाबाद की बात करें तो इसका नाम परशुराम चौक होगा। तो ऐसे ही दूसरे मोहल्लों के नाम भी प्रस्तावित किए गए हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर प्रोफेसर जो है वो काशी के जो तमाम सारे काशी के ग्रंथ हैं, काशी के पौराणिक किताबें हैं, उन पर काशी का क्या इतिहास रहा है, किन किन इलाकों का क्या क्या इतिहास रहा है, उन इलाकों में कौन कौन सी महान विभूतियां रही हैं, उनका धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व देखते हुए ये जो नए नाम हैं ये प्रस्तावित किए गए, जिन पर जो विद्वान हैं यानी कि जो प्रोफेसर हैं वो इस पर फाइनल मोहर लगाएंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों ही काशी में तमाम सारे जो संगठन थे, धार्मिक संगठन हो चाहे वो सामाजिक संगठन हो, उन्होंने औरंगाबाद, मदनपुरा जैसे तमाम सारे मोहल्ले जो हैं उनके नाम बदलने की मांग की थी। नगर निगम में भी विश्व वैदिक सनातन न्यास की ओर से ज्ञापन दिया गया था और कहा गया था कि इस पूरे जो मोहल्ले हैं ये औरंगाबाद ये हमें गुलामी के प्रतीक के तौर पर दर्शाता है। ऐसे में गुलामी का कोई भी प्रतीक काशी में नहीं होना चाहिए और इसलिए उन्होंने इस मोहल्ले के नाम बदलने की मांग की थी। अब उसके बाद फिर नगर निगम की ओर से इस पर कवायद शुरू हुई। खुद मेयर ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लिया। उसके बाद अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, चूंकि ये मोहल्लों के नाम है तो ऐसे में स्थानीय स्तर से, चूंकि नगर निगम ही इसके लिए प्रभावी संस्था होती है, इसलिए नगर निगम में इसका ज्ञापन दिया गया और उसके बाद स्थानीय यूनिवर्सिटी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, उसकी ओर से अब इनके नाम, नए नाम प्रस्तावित किए गए। चूंकि जैसा मैंने बताया कि ये मोहल्लों के नाम थे, अगर जिलों के नाम होते तो शासन स्तर पर उस पर डिसीजन होता, लेकिन चूंकि मोहल्लों के नाम थे इसलिए स्थानीय स्तर पर नगर निगम द्वारा इस पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के जो विद्वान है उनसे आपका इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। संभल में पुलिस ने बीजेपी नेता गुलफाम सिंह की हत्या का खुलासा कर दिया। यहां इस घटना में ब्लॉक प्रमुख और उनके पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। घटना का तौर तरीका सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हत्या गोली मारकर या किसी धारदार हथियार से नहीं, बल्कि जहरीले केमिकल का इंजेक्शन देकर की गई। रिपोर्ट देखिए। जुनाबाई थाने के गांव दबथरा हिमाचल में 10 मार्च को गुलफाम यादव की हत्या का सनसनीखेज खुलासा सुनकर पुलिस भी हैरान है। 5 लाख रुपए सुपारी देकर ब्लॉक प्रमुख के पिता ने बरेली जेल में बंद हिस्ट्री शीटर से हत्या कराई थी। ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास का डर और पुरानी रंजिश में हिस्ट्री शीटर को जेल से निकलवाया। 5 मिनट में मौत के केमिकल का इंतजाम किया। भाजपा नेता की रेकी की और मौका लगते ही इंजेक्शन लगाकर हत्यारे फरार हो गए। घटना से पहले और भागते समय हमलावरों ने ऐसे रास्तों को इस्तेमाल किया जहां पर सीसीटीवी नहीं थे।
मेडोली गांव के प्रधान, जिनका नाम महेश है। ये एक जुनावाई थाने के हिस्ट्री सीटर हैं धर्मवीर, उससे मिलने के लिए बरेली सेंट्रल जेल में गए थे। यह हिस्ट्री सीटर मृत्युदंड एक मर्डर का अक्यूज्ड है और सजा याफ्ता मुलजिम है। उसकी वजह से उसको वहाँ मिलने गए थे। मिलने के दौरान उसने बताया कि मुझे जेल से बाहर निकलवाया जाए। उसके बदले में महेश के द्वारा ये परामर्श लिया गया कि आपको एक मर्डर करना पड़ेगा। इस बेसिकली हत्याकांड की नींव उस दिन से हुई है। उसके बाद में उस व्यक्ति को महेश के द्वारा खर्चा करके अपील में बाहर निकलवाया गया। मृतक बीजेपी नेता का पुत्र भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख है। बीते चुनाव में सपा से रवि यादव ने बीजेपी नेता के पुत्र दिव्य प्रकाश यादव को हरा दिया था, जिसके बाद रवि यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा थी। पुलिस के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख के पद को लेकर चल रही रंजिश ही हत्या की प्रमुख वजह बनी है। नेमपाल नाम के व्यक्ति हैं, इनको अपने एक मित्र है उसके माध्यम से पता चला। उसने जेल में 10 वर्ष पूर्व अपने पिता की हत्या का बदला, जेल में एक व्यक्ति की हत्या इसी तरीके से सेम मोडस ऑपरेंडी से करवाई गई थी। उसी मोडस ऑपरेंडी के तहत इन्होंने उस जो केमिकल है उस केमिकल को प्रोसेस करके तैयार किया और नेमपाल, धर्मवीर और तीसरा व्यक्ति मुकेश, इन तीनों लोगों के द्वारा इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए दिन का समय चूज किया, जब पहले प्रॉपर रेकी के बाद में और इनकी उस दिन इंजेक्शन मार के हत्या कर दी गई। उसके बाद में जिस रास्ते पे सीसीटीवी नहीं थे वहां से निकल के ये लोग यहाँ से फरार हो गए। संभल में हुई ये वारदात बताती है कि नेतागिरी की रंजिश कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। जरा सोचिए, हत्या के लिए सुपारी किलर का इंतजाम और फिर केमिकल वाला इंजेक्शन लगाकर एक शख्स की जान ले ली गई। फिलहाल पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है और आरोपी सलाखों के पीछे है। संभल से न्यूज़ 18 के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मजार जिहाद के बाद अब जिहाद शब्द पर ही राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने जिहाद शब्द को पॉजिटिव शब्द कहा है तो सियासत में उबाल आ गया है। बीजेपी ने इसे जिहाद का कांग्रेसी महिमा मंडन करार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से ही किनारा कर लिया। रिपोर्ट देखिए। जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का अगर हम अनुवाद करें तो वो है रेवोल्यूशन, वो है चेंज और अच्छे के लिए। ये है उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी। जिहाद शब्द को पॉजिटिव और रिवॉल्यूशनरी शब्द बताने वाली गरिमा दसौनी अपने बयान को लेकर न सिर्फ सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही हैं, बल्कि विवादों से भी घिर गई हैं। बीजेपी ने इसे समुदाय विशेष का महिमा मंडन करार देते हुए पूछा कि क्या वो लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, थूक जिहाद का समर्थन करती हैं। मौके की नजाकत देख चंद घंटों के भीतर ही कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर डाला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तो बयान देने से ही इनकार कर दिया। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या जो उत्तराखंड में जो लव जिहाद के नाम से एक षड्यंत्र एक विशेष संप्रदाय के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत तो हमारी बहु बेटियों को बहला फुसला कर उनको भगा करके उनके साथ किस तरह से उनके द्वारा कुकृत्य किया जा रहा है, क्या उस बात का वो समर्थन करते हैं? वो पार्टी की प्रवक्ता और डिफाइन कर दी है, बकायदा डेफिनेशन दे रही है, तो वो है कि नहीं? अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राजनीतिक व्यक्तियों को कांग्रेस का स्टैंड नहीं है, कांग्रेस की ये व्याख्या नहीं है और कांग्रेस को इस पचड़े में पड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। उत्तराखंड में बढ़ते डेमोग्राफिक चेंज के खतरों को देखते हुए सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने सबसे पहले धार्मिक प्रतीकों के नाम पर सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की तो अवैध रूप से बनाई गई 500 से ज्यादा मजारें इसकी जद में आ गई। इससे करीब 5000 एकड़ सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है। बीजेपी ने इसे लैंड जिहाद, मजार जिहाद का नाम दिया। समुदाय विशेष के युवकों द्वारा नाम बदलकर पहाड़ की भोली भाली लड़कियों को बहलाने फुसलाने के मामले सामने आए तो सरकार ने सख्त रूप दिखाया, जिसे लव जिहाद का नाम दिया गया। अब इसी जिहाद शब्द को कांग्रेस प्रवक्ता ने परिभाषित किया तो बीजेपी ने पूरी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या वो लैंड जिहाद की पक्षधर है। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या वो
थूक जिहाद के पक्षधर है। बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि उत्तराखंड में जो तमाम अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, सैकड़ों बच्चों के भविष्य के साथ इन मदरसों में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या कांग्रेस उसकी पक्षधर है? अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस प्रवक्ता गर्मा दसोनी जो ट्रोल होने लगी है अपने जिहाद को डिफाइन करने के प्रयास में, कांग्रेस इसका क्या काउंटर देती है, कांग्रेस इसका क्या जवाब देती है? कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। बिजनौर में एक पति का जालिम चेहरा सामने आया। साली से शादी करने के लिए ये शख्स अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। घटना को हादसा दिखाने के लिए पत्नी को कार से कुचलवा दिया। खुलासा हुआ तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट देखिए। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के बिश्नोई सराय किरण ने 5 साल पहले अंकित से लव मैरिज की थी, लेकिन दोनों के बीच कोई संतान नहीं थी। इस बीच अंकित का दिल अपनी साली पर आ गया और उसने पत्नी को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। अंकित का दोस्त कार चलाता था और अंकित ने उसी कार से अपनी पत्नी को कुचलवा दिया। किरण की मौत हुई तो लोगों को शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। पुलिस ने जांच की तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए घटना का खुलासा हो गया। योजनात्मक कार्रवाई से तथ्य प्रकाश में आया कि मुकदमावादी अंकित कुमार की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो अपनी पत्नी से खिन्न रहा करता था और अपने रिश्ते की किसी अन्य महिला से वो शादी करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने साथी सचिन, जो इको वाहन का चालक था, उसके साथ मिलकर षड्यंत्र करते हुए अपनी पत्नी की हत्या कारित कराया था उसने। हादसे को हत्या बताकर घर वालों ने दोबारा जांच की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने सच्चाई का पता लगाना शुरू कर दिया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आरोपी पति अंकित और उसके दोस्त सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वहीं घटना वाले दिन 8 मार्च को अंकित ने सचिन को तय समय पर पेट्रोल पंप के पास बुलाया। खुद किरण को बाइक से लेकर घर से निकला और पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही किरण से बोला, तुम यहीं रुको, मैं पेट्रोल भरवा कर पीछे से आता हूँ। जैसे ही अंकित दूर हटा, पीछे से सचिन तेज रफ्तार में कार लेकर आया और किरण को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही किरण दूर जा गिरी और ड्राइवर ने कार घुमाई और दोबारा उसे कार से कुचलते हुए निकल गया। योजनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आए और जिस वाहन से मुकदमावादी ने अपनी पत्नी की हत्या कारित कराया था, वही को वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बिजनौर में हुई इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जिस पति पर भरोसा करते हुए किरण ने 5 साल पहले लव मैरिज की, वही धोखेबाज निकला। साली से इश्क के चक्कर में कत्ल की साजिश रच डाली और हत्या के बाद चैन की नींद सोता रहा। फिलहाल अब उसका जीवन सलाखों के पीछे कटेगा। शिवम शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिजनौर। हरदोई में गुजारा भत्ता का केस जीतने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी और आरोपी ने 2 बेटों के साथ मिलकर महिला का गला दबाया और खुद ही पुलिस वालों को सूचना दी, लेकिन घटना को बीमारी का रूप देने की कोशिश की गई है। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र में 70 साल की सत्यवती उर्फ लीलावती पति विजयपाल की दूसरी शादी के बाद से ही अलग रह रही थी। उनके घर के पास में ही विजयपाल अपने 2 बेटों के साथ रह रहा था। लीलावती ने गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट में केस भी दायर किया था, जिसके बाद मार्च 2025 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने पति को अपनी पत्नी लीलावती को 4 लाख रुपए एकमुश्त और हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इसके बाद लीलावती की लाश 23 मार्च को घर में चारपाई पर मिली। महिला के कान के पास खून के धब्बे मिले तो घर वालों को शक हुआ। भाई ने बहन की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई। तो वहीं पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई।
थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि रद्देपुरवा की रहने वाली महिला, जिनका नाम लीलावती उर्फ सत्यवती, उम्र 72 वर्ष, इनकी अपने घर में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पहुंचा गया तो मृतका के पति विजयपाल, उनकी दूसरी पत्नी व उनके बच्चों द्वारा मृत्यु का कारण बीमारी की वजह से होना बताया गया। पुलिस द्वारा घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गला दबाकर होना पाया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो एक बेटे ने ही जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को बताया कि 22 मार्च की रात को उसने पिता और भाई के साथ अपनी मां की गला दबाकर हत्या कर दी थी। बेटे ने बताया कि उसने पिता के कहने पर ही ये सब किया था। मां के केस जीतने पर वह बहुत गुस्से में थे। कहते थे मेरा 4 लाख का नुकसान हो रहा है, हर महीने कौन उसे रुपए देगा। तो वहीं पुलिस ने कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है और 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पति समेत अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम कुलदीप पुत्र विजयपाल है, इसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका का अपने पति विजयपाल के साथ जीविकोपार्जन को लेकर के माननीय न्यायालय में वाद योजित था, जिसका फैसला इसी महीने मार्च में आया था। मृतका के पति विजयपाल की दूसरी पत्नी व उसके बच्चों को यह फैसला मंजूर न होने पर उक्त लोगों द्वारा यह घटना कारित की गई। पुलिस द्वारा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पैसे का लालच कैसे खूनी रूप ले सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण हरदोई में हुई ये घटना है। पति ने ही आवेश में आकर न सिर्फ अपनी बुजुर्ग पत्नी की हत्या बेटों के साथ मिलकर कर दी, बल्कि रिश्तों और भरोसों का भी कत्ल कर दिया। फिलहाल पुलिस का शिकंजा कस रहा है। जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। आशीष मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरदोई। साइबर ठगों की नजर पहाड़ पर आने वाले सैलानियों पर है। ठग न सिर्फ ये पर्यटकों से ठगी कर रहे हैं, बल्कि बड़े होटलों की नकली वेबसाइट बनाकर फर्जीवाड़े को अंजाम भी दे रहे हैं। पहाड़ों में पर्यटन सीजन शुरू होते ही साइबर ठग भी एक्टिव हो गए हैं। होटल्स की बुकिंग और घुमाने फिराने के नाम पर ये ठग लोगों की जेबों को खाली कर रहे हैं। इन ठगों के रडार पर वो लोग होते हैं जो ऑनलाइन होटल, रिजॉर्ट की बुकिंग करते हैं। वहीं नैनीताल के होटल्स में हो रही आए दिन बुकिंग के नाम पर ठगी से होटल कारोबारियों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। ये लोग हमारी फेक वेबसाइट, फ्रॉड वेबसाइट्स बना रहे हैं और इनकी वेबसाइट्स में बुकिंग्स जारी हैं और टूरिस्ट यहाँ पे आके फिर होटल में बहुत परेशानी क्रिएट करता है और उसे लगता है कि पुलिस और होटल वाला दोनों मिले हुए हैं, तो इस पे स्टेप लेने की बहुत आवश्यकता है। इन साइबर ठगों का जाल कुछ ऐसा है कि पुलिस के लिए भी ये चुनौती बने रहते हैं। लेकिन इस बार के पर्यटन सीजन के लिए पुलिस ठगों पर नकेल कसने का दावा कर रही है और बाकायदा इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। इस टूरिस्ट सीजन में हमारा प्रयास रहेगा जो कंप्लेंट हमारे पास आई उस पर त्वरित कार्रवाई जरूर हो, लेकिन साथ साथ अगर ऐसी कुछ फेक वेबसाइट्स चल रही हों, हम उनको आइडेंटिफाई करके जनता को अवगत कराएं कि इन फेक वेबसाइट्स के झांसे में नहीं आए। साथ साथ अपील जनता से रहेगी कि वो भी अलर्ट रहें और गवर्नमेंट की वेरीफाइड वेबसाइट्स के माध्यम से ही हेली बुकिंग्स की कराएं। बहरहाल साइबर ठगों से न सिर्फ हम लोग परेशान हैं, बल्कि अधिकारियों को भी इन ठगों ने चूना लगाया है। वहीं पुलिस लोगों से अलर्ट रहने की अपील के साथ साथ वेरीफाइड साइट से ही होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। थूककर रोटी बनाने का एक वीडियो फिर से सामने आया। इस बार घटना गाजियाबाद की है, जहां जागरण चल रहा था और उसी दौरान तंदूर की रोटी बनाते वक्त एक शख्स थूकता हुआ नजर आया। ये मामला सामने आने के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। खाने में थूकने वाली घिनौनी हरकत एक बार फिर सामने आई है। गाजियाबाद के टोला मोड़ थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां तंदूर की रोटी बनाने वाला कारीगर थूकता हुआ पाया गया है। वहीं मौजूद कुछ लोगों ने उसकी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया। भोपुरा गगन बिहार की ये घटना है, जहां जागरण चल रहा था। इसी दौरान कारीगर रोटी को तंदूर में डालने से पहले एक नहीं कई बार थूकता हुआ दिखा। इसके बाद जैसे ही वहां पर लोगों को इसकी भनक लगी, आक्रोश बढ़ने लगा। जागरण के आयोजकों ने
पुलिस को फोन किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। बाद में आरोपी साबिज को वहां से अपने साथ पकड़कर ले गई। वहां मौजूद लोग पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। कहा जा रहा है कि गगन बिहार क्षेत्र में गली नंबर 2 में जागरण का आयोजन था। जागरण से पहले खाने का भी कार्यक्रम था। बड़ी संख्या में लोग जागरण में शामिल होने पहुंचे थे। आयोजकों का कहना है कि ठेकेदार ने 2 लड़कों को तंदूरी रोटी बनाने के लिए भेजा था, लेकिन तभी ये मामला सामने आ गया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। खाने में थूकने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये इस तरह की पहली घटना नहीं है जिसमें खाने की चीजों को थूकने के बाद परोसा गया हो। ऐसी हरकत के पीछे आखिर ये किस तरह की मानसिकता काम कर रही है? क्यों बार बार रोटी बनाते वक्त थूका जा रहा है? लोगों को बीमारी बांटने की ये कैसी मंशा चल रही है? कानूनी कार्रवाई के बाद भी ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। म्यूचुअल फंड्स आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।